मित्रों नमस्कार। आज हम चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम और इसमें पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पिछले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा। स्टूडेंट्स यहाँ हम बात करते हैं, देखो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी दो भागों में बांटा था और यहाँ फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा जनन तंत्र है, वो भी दो भागों से मिलकर बना होता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। कितने भागों में बांटा गया है? मादा जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग करें प्राथमिक लैंगिक अंग और सेकंड भाग है द्वितीयक लैंगिक अंग। देखिए बात करते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, तो हमने नर जनन तंत्र में पढ़ा था वर्षण होता है प्राथमिक लैंगिक अंग। यहां हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र की, तो मादा जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है अंडाशय, ओवेरी। अंडाशय दो होते हैं। कितना अंडाशय होते हैं? दो अंडाशय होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। देखो प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा जनन तंत्र में जितने भी अंग प्रयुक्त होते हैं, जितने भी अंग कार्य करते हैं, वो सारे अंग क्या कहलाते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। तो यहाँ हम बात कर चुके हैं अंडाशय की। अंडाशय के बाद ये जो संरचना है, नलिका रूपी संरचना, इसको कहते हैं अंडवाहिनी। और अंडवाहिनी खुलती है, ये जो संरचना है इसको कहते हैं गर्भाशय। और गर्भाशय के बाद में लास्ट जो भाग है वो है योनि। तो स्टूडेंट्स मित्रों हम चार चीजें पढ़ेंगे: अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अंडाशय। तो देखिए अंडाशय सबसे पहले अपन बात करते हैं अंडाशय। देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग है अंडाशय, ओवेरी। ये कहां स्थित होते हैं? देखो मादा में एक जोड़ी अंडाशय, कितने होते हैं? एक जोड़ी होता है, दो अंडाशय होते हैं। उदर गुहा में, वृक्कों के नीचे और गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। कहां होते हैं? देखो मादा में एक जोड़ी अंडाशय, उदर गुहा में, वृक्कों के नीचे, गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। ठीक है। प्रत्येक अंडाशय में, हम दोनों अंडाशय की बात कर रहे हैं यहां पे, प्रत्येक अंडाशय में असंख्य छोटी छोटी पुटिकाएं होती हैं और इन पुटिकाओं को कहते हैं अंडाशयी पुटिकाएं। क्या कहते हैं इनको? अंडाशयी पुटिकाएं। दोनों अंडाशय में पहले से ही होती है 60,000 से 80,000 तक छोटी छोटी पुटिकाएं, जिनको अंडाशयी पुटिकाएं कहते हैं। और ये पुटिकाएं जैसे ही परिपक्व होती हैं, ये पुटिकाएं जैसे ही परिपक्व होती हैं तो इसको कहते हैं ग्राफियन पुटिका। और ग्राफियन पुटिका जब ये क्या होता है, जैसे ही परिपक्व होती है तो परिपक्व होने के बाद ये अंडाशय से, ये जो इसका अंडवाहिनी का अग्रभाग है अंगुली नुमा, इसमें एक छिद्र होता है जिसको कहते हैं ओस्टियम। क्या कहते हैं? ओस्टियम। इस ओस्टियम से ये अंडाणु, याद रखना, एक अंडाशय से, देखो दो अंडाशय होता है, दोनों अंडाशयों से प्रत्येक माह केवल एक अंडाशय सक्रिय होता है और एक अंडाशय द्वारा केवल एक अंडाणु का ही मोचन होता है। तो एक अंडाणु का ये मोचन करता है और ये मोचन करता है तो ये अंडाणु कहां पहुंच जाता है? अंडवाहिनी में। और ये अंडवाहिनी से कहां पहुंचता है? गर्भाशय में पहुंचता है। अब ध्यान रखना, देखो मादा में अंडाशय से स्रावित हार्मोन, स्त्रियों में लैंगिक परिवर्तन हमने पढ़ा था। देखो आवाज का सुरीला होना, आर्तव चक्र या रजोधर्म रजो
स्राव का शुरू होना, ये सारे परिवर्तन इस अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन की वजह से होते हैं और अंडाणु निर्माण आदि कार्य ये सब अंडाशय द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं अंडाशय के कार्य की। देखो हमने दो चीजें पढ़ी कि अंडाशय दो कार्य करता है, एक तो अंडाणु का निर्माण करता है और दूसरा दो हार्मोन का भी स्राव करता है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि स्त्रियों में अंडाशय द्वारा किसका स्राव होता है, हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों या मादा में परिवर्तन करता है और अंडाणु निर्माण करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन अंडाशय के कार्य। देखो अंडाशय का क्या कार्य है। अंडाशय के कार्य, तो अंडाशय दो कार्य करता है। नंबर एक तो क्या है, अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, मादा हार्मोन, लैंगिक हार्मोन। और कौन से हार्मोन है, दो हार्मोन कौन कौन से हैं बोलिए। एक तो है एस्ट्रोजन, है प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन है जो मादा हार्मोन कहलाते हैं। इनका स्राव किसके द्वारा किया जाता है, अंडाशय द्वारा ही किया जाता है। अर्थात अंडाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है, जो दो हार्मोन, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्राव करती है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ अंडाशय पढ़ा। नेक्स्ट बात करते हैं अंडाशय के बाद में द्वितीयक लैंगिक अंग। और द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करते हैं नंबर द्वितीयक लैंगिक अंग, और फर्स्ट पे आता है अंडवाहिनी। देखिए स्टूडेंट्स, यहां हम बात कर रहे हैं अंडवाहिनी की। अंडवाहिनी होती क्या है, देखो मादा में इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। मादा में एक जोड़ी कितनी होती है, एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितने लंबी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना को अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी का अग्र जो भाग है, अग्र जो सिरा है, वो अंगुली नुमा प्रवर्ध समान होता है, जो किससे जुड़ा होता है, अंडाशय से जुड़ा होता है। और पिछला भाग किससे जुड़ा होता है, गर्भाशय का निर्माण करता है। देखो इस अंडवाहिनी से ही अंडाणु गर्भाशय तक पहुंचता है। अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु कहाँ आता है, अंडवाहिनी में। और याद रखिएगा ये जो मुड़ी हुई जो संरचना है, इस संरचना में यहीं पे ही क्या होता है, निषेचन होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां ये जो अंडाणु है ये अगतिशील होता है, जबकि शुक्राणु गति करते हुए ये कहां पहुंचते हैं, अंडवाहिनी में पहुंचते हैं, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। तो निषेचन याद रखिएगा, निषेचन कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो मनुष्य में निषेचन कहां होता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। और ये यहां से कहां पहुंचता है, निषेचन के बाद जो संरचना बनती है उसको कहता है युग्मनज। और युग्मनज फिर यहां से फैलोपियन ट्यूब से कहां पहुंचता है, गर्भाशय में। और गर्भाशय में इसका क्या होता है, रोपण होता है। ठीक है, तो ये थी अंडवाहिनी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए फिर से सुनिए, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है, जो एक जोड़ी होती है। इनका अग्र भाग किससे जुड़ा होता है, प्रवर्ध समान होता है, जो अंडाशय से जुड़ा होता है। और पिछला भाग मिलकर किसका निर्माण करता है, गर्भाशय का। ये क्या है, गर्भाशय, गर्भाशय का निर्माण करता है। अब क्या होता है, देखियो यहाँ निषेचन, यहाँ अंडाणु का जो मोचन होता है, ये इस अंडवाहिनी से ही कहां पहुंचता है, गर्भाशय में पहुंचता है। और याद रखिएगा, मनुष्य में निषेचन अंडवाहिनी में ही होता है। और युग्मनज जो बनता है, युग्मनज का जो रोपण होता है, वो कहां होता है, गर्भाशय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन नंबर 2 पे बात करते हैं, गर्भाशय। देखिए दो अंडवाहिनियां हैं, दोनों ओर की अंडवाहिनियां आपस में मिलकर के, ये दोनों ओर की अंडवाहिनियां आपस में मिलकर के एक सिंप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय बनाती है। एक सिंप्लेक्स प्रकार की जो संरचना बनती है, ठीक है ना, इसको कहते हैं वुम्ब या बच्चादानी। और यहीं पे भ्रूण का रोपण होता है। रोपण कहां होता है,
यहीं पे होता है, गर्भाशय में ही होता है, गर्भाशय की दीवार से ही होता है। अभी अपन बात करेंगे कि इसके 3 स्तर होते हैं। सबसे अंदर का जो स्तर होता है वो अंत गर्भाशय स्तर होता है, या एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंडोमेट्रियम। ये अंत गर्भाशय स्तर जैसे ही निषेचन होता है तो अंततः गर्भाशय स्तर क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, और युग्मनज का रोपण जो होता है, यानी मोरुला ब्लास्टुला अवस्था में, 16 कोशिका अवस्था में यहाँ पे क्या हो जाता है? रोपण हो जाता है। और रोपण किसके माध्यम से होता है? ये होता है अपरा के माध्यम से। देखो, अपरा एक संरचना है, अपरा, या इसको अपन कहें प्लेसेंटा, एक उत्तकीय संरचना है, उत्तक की बनी संरचना है, जो माता और भ्रूण के मध्य, देखो माता और भ्रूण दोनों को आपस में जोड़ने का काम जुड़ा होता है। भ्रूण माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर से किसके माध्यम से जुड़ा होता है? अपरा के माध्यम से जुड़ा। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भ्रूण माता के शरीर से जुड़ा होता है किसके माध्यम से? अपरा के माध्यम से। और इस अपरा से ही ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, गर्भाशय की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां हैं, एलेंटोइस और कोरियोन, कोरियोन और एलेंटोइस, ठीक है। इनके माध्यम से, इस अपरा के माध्यम से भ्रूण को माता के शरीर से पोषण, उत्सर्जन, ठीक है ना, और वायु, इनका आदान प्रदान होता रहता है। सारे पोषक तत्व इस अपरा के माध्यम से भ्रूण को प्राप्त होते हैं। ये इसके 3 स्तर होते हैं। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर का स्तर होता है, और अभी यदि निषेचन नहीं होता है तो ये जो अंदर का जो स्तर है, ये मोटा स्तर, ये क्या होता है? ये रक्त के साथ शरीर से बाहर स्रावित कर दिया जाता है, और इसको कहते हैं अपन आर्तव चक्र, मासिक धर्म। तो ये था अपना अंडाशय। देखो सॉरी, ये था अपना गर्भाशय। दोनों ओर की अंडवाहिनियां आपस में मिलकर के एक सिंप्लेक्स प्रकार का, किस प्रकार का? सिंप्लेक्स प्रकार की संरचना बनाते हैं। सिंप्लेक्स का मतलब होता है दोनों मिलकर के, ठीक है ना। यहां पर भ्रूण विकसित होता है, परिवर्तित होता है, विकास एवं परिवर्तन यहीं पे होता है भ्रूण का। ये इसके 3 स्तर होता है। ये जो है गोवंदनुमा, इस भाग को कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं इस भाग को? फंडस कहते हैं, ठीक है। ये इसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है, निचला भाग सकड़ा होकर गिरवा बनाता है। ये जो भाग कहलाता है, ये क्या कहलाता है? गिरवा कहलाता है। निचला भाग सकड़ा होता है, जो गिरवा कहलाता है। और यहीं पे प्लेसेंटा द्वारा, अपरा द्वारा, याद रखना, ये अपरा, ये क्या है? भ्रूण और माता के बीच संबंध, अपरा द्वारा यहीं पे परिवर्तन और विकास होता है। और जैसे ही परिपक्व शिशु होता है, उसको योनि मार्ग से, शरीर से प्रसव क्रिया द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है, ठीक है। कौन सी क्रिया द्वारा? प्रसव क्रिया द्वारा। देखो, शिशु को जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है। नेक्स्ट में बात करता हूं, हमने अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, और लास्ट जो होता है वो है योनि। देखिए स्टूडेंट्स, योनि की बात करते हैं। यह मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित एक नलिकाकार संरचना होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी। देखो, मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है। 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है। कौन? योनि। कहां स्थित होती है? मूत्राशय और मलाशय के बीच में, ठीक है। जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के रूप में कार्य करती है, याद रखना, किसके रूप में कार्य करती है? मैथुन कक्ष के रूप में कार्य करती है। ये जो योनि है वो स्त्रियों में मैथुन कक्ष होती है, मैथुन कक्ष के रूप में कार्य करती है। और इसी अंग द्वारा देखो 2 काम और किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? रजो धर्म का स्राव या मासिक धर्म का स्राव, व शिशु को प्रसव, यानी प्रसव। 2 कार्य, एक तो मैथुन कक्ष के रूप में कार्य करते हैं
दूसरी है रजोधर्म का स्राव, योनि मार्ग से ही स्रावित होता है। और तीसरा है शिशु को जन्म देने की जो क्रिया है प्रसव क्रिया, ये भी किसके माध्यम से होती है, योनि के माध्यम से ही की जाती है, योनि के माध्यम से ही होती है। तो योनि के 3 कार्य हो गए, मैथुन कक्ष के रूप में, रजोधर्म स्राव के रूप में और प्रसव के रूप में कार्य कौन करती है, योनि करती है। ये इसका पिछला भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, गिरवा कहलाता है। ओके, नेक्स्ट बात याद रखना, इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और जो किण्वन क्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे योनि में उपस्थित श्लेष्मा कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण संक्रमण से ये इसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखना, योनि में कौन से जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस LAB, ठीक है। ये जीवाणु क्या करते हैं, किण्वन द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये लैक्टिक अम्ल क्या करता है, योनि का जो श्लेष्मा होता है उसको अम्लीय बनाता है, और अम्लीय बनाने की वजह से इसमें क्या नहीं होता, संक्रमण नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मादा जनन तंत्र में अंडाशय पढ़ा, ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय होता है। उसके बाद में देखो अंडाशय द्वारा अंडाणु का मोचन होता है, और ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, जिसके द्वारा 2 मादा हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। उसके बाद में अंडवाहिनी पड़ी। अंडवाहिनी एक नलिकाकार 8-10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो अंडाणु को कहां तक पहुंचाती है, गर्भाशय तक पहुंचाती है। निषेचन कहां होता है, याद रखना, अंडवाहिनी में होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा गर्भाशय। गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, बात अपन एक ही कर रहे हैं यहाँ, अंत स्तर, एंडोमेट्रियम। देखो ये एंडोमेट्रियम जैसे निषेचन होता है, तो निषेचन होने से पहले ये क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ निषेचन होगा तो यहाँ क्या होगा, रोपण होगा, और रोपण होगा, भ्रूण का रोपण होगा, तो यहाँ परिवर्धन होगा। और यदि निषेचन नहीं होता है तो ये अंत स्तर क्या हो जाता है, रक्त के साथ योनि मार्ग से स्रावित कर दिया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ऋतुस्राव, आर्तव चक्र या मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। याद रखना, अपरा द्वारा भ्रूण और माता, देखो भ्रूण माता के शरीर से किसके माध्यम से जुड़ा होता है, अपरा के माध्यम से। इस अपरा के माध्यम से ही वायु, पोषण, रक्त जो भी प्राप्त होता है इसको, या अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, ये इस अपरा के माध्यम से ही करता है। उसके बाद में लास्ट हमने पढ़ा योनि। ये योनि है, ये मैथुन कक्ष के समान रजोधर्म स्राव के रूप में और प्रसव के रूप में कार्य करती है। 3 काम हो गए इस योनि के। और याद रखना, योनि में कौन से जीवाणु होते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, जो किसका निर्माण करते हैं, लैक्टिक अम्ल का। और ये लैक्टिक अम्ल योनि में जो श्लेष्मा होता है, उस श्लेष्मा को अम्लीय बनाता है, जिसके कारण योनि में संक्रमण होने का खतरा नहीं होता है। तो ये था आज हमारा मादा जनन तंत्र। ओके, तो ये आज हमारा मादा जनन तंत्र कंप्लीट। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।